नमस्कार। हम आज एक ऐसे मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं जो देश के सर्वाधिक डिग्रीधारी हैं। अब मैं आपकी डिग्रियां पढ़ूं तो बीएससी, एलएलबी, एमबीए, राजनीतिक शास्त्र में पीएचडी। तो मतलब सवाल मन में आता है, ये कहां आ गए आप? कहां मतलब इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, ये कहां आ गए आप? आपका प्रश्न बड़ा अलग संकट खड़ा कर रहा है। एक तरफ जब हम डेमोक्रेसी के अंदर अच्छे लोगों की, पढ़े लिखों की बात करते हैं तो जो आ गया उसको धक्का क्यों दे रहे हो? जो आ गया वो सही जगह आ गया। जी नहीं, पर कभी आप अपनी जब जर्नी को देखते हैं तो कभी सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? देखिए, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं एक अपनी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो भी काम देती है और मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करता हूं। और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं को, सबको जानकारी में भी है कि जब किसी भी परिस्थिति में पार्टी ने जब मुझे जो भी कहा है, 2003 में मुझे विधानसभा टिकट देकर के कहा कि ये आपसे बड़ी उम्र के इनको दे दो, तो मैंने सहजता से बी फार्म, जिसका उज्जैन में आया हुआ था, अपने हाथ से दूसरे का नाम लिख करके, कुछ वरिष्ठों ने मार्गदर्शन किया तो अपनी टिकट छोड़ दी। तो मैं कोई पद के लिए नहीं मरता हूं। जो काम मिल जाए अच्छे से करता हूं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करता हूं। आपकी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल की सरकार में आप अपना सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको मानते हैं, जिसमें पता लगाओ कि ये मोहन यादव की छाप है? देखिए, ये मैं कुछ बोलूंगा तो अहंकार हो जाए, घमंड लगेगा। मैं इसका मूल्यांकन करने के लिए जनता पे छोड़ता हूं कि हमने काम किया, जनता उसका निर्णय करे, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन चुनावी वादा था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और दे रही है। 1250 रुपए लाडली बहना के तहत दिए जाएंगे, वो दे रही है। अब इस साल का पहला टारगेट क्या है कि लाडली बहना की किस्त बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, या अभी इंतजार करें? देखिए, हमने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा था कि हमारी नारी सशक्तिकरण की योजना के अंतर्गत सभी बहनों के लिए जिस प्रकार से उनके लिए जीवन में मदद हो सकती है, वो सब काम हम करने वाले हैं। और इसी नाते से आपके लिए केवल 2 चीज की जानकारी देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देते हुए बहनों के लिए मौका देने की बात कही है। हमने न केवल इस निर्णय को लागू किया, बल्कि अपने राज्य में 2% ज्यादा आरक्षण बढ़ाया बहनों के लिए। 35% आरक्षण देकर के उनके हक को ज्यादा देने का प्रयास किया। उसी प्रकार से चाहे पंजीयन शुल्क हो, चाहे इंडस्ट्री में उनको प्राधान्यता देने का मामला हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो आपने कहा 1250, आप चिंता मत करो, हमारी सरकार के 5 साल के अंदर अंदर हम उसको 3000 तक ले जाके बता देंगे। 3000 रुपये महीना देंगे। अच्छा, आपकी मध्य प्रदेश ने एक आदत डाली है, पूरे देश में ये फैल गई है। ये जो लाडकी बहना, लाडला भाऊ महाराष्ट्र में चल रहा है, ये आदत मध्य प्रदेश ने डाली है, अब पूरे देश में फैल गई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में तो बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में विपक्षियों को फायदा हो गया इसका। देखिए, अब ये मेरे लिए आप थोड़ा धर्म संकट खड़ा कर रहे हैं जी। जब कोई राज्य में जनहितैषी योजना बनती है, कल्याणकारी योजना बनती है, तो वो दलों की सीमा नहीं देखती, वो दिल से निकली आवाज को समझते हैं। और अगर हमारे योजना को आगे करके कोई और दल भी जीतता है तो हमको द्वेष नहीं है। अगर बहनों का भला वो करने का मन में आता है, वो करे ना। लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, लंबे समय से, पुराने समय में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली, उन्होंने कहा गरीबी हटा दें। 40 साल 50 साल पहले घोषणा इंदिरा गांधी जी ने कही थी। क्या गरीबी हट गई? उनने जो बोला उल्टा हुआ। बल्कि अभी अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बना ली, झूठ बोल के बना ली, हम उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये कांग्रेस की आदत है, विपक्षी दलों की आदत है कि झूठ बोल के सरकार बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा देंगे। 1000 रुपए की योजना थी,
हमारे सारे लोगों ने कहा था केवल चुनाव तक की घोषणा है, जैसे चुनाव हो जाएंगे इनको बंद करना पड़ेगी योजना। हमने बंद नहीं की, उसमें 250 रुपए और बढ़ा के बताए। ये जितनी जनहितैषी योजना, सारी योजना जारी रहेगी, ये पक्का कह सकता हूं, कोई योजना बंद नहीं होगी। लेकिन विपक्ष बंद नहीं होगी, लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा ना कि उनकी पार्टियां बंद हो जाएगी, लेकिन योजना चालू रहेगी, कोई योजना बंद होने वाली नहीं। अच्छा, आपने अभी धर्म संकट की बात करी, सो आपने कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है, क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो। पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था, और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया, और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे, तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। अच्छा, हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से किसी को क्यों कष्ट होना चाहिए? अच्छा, आपने तो यहां तक बोला कि नाम लिखो तो मौलाना का अगर नाम लिखो तो पेन भी अटक जाता है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि मैंने पूछा कि कोई मौलाना गांव में है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा कोई मुस्लिम बंधु गांव में है क्या, नहीं है। अब बताओ मैं पेन आगे बढ़ाऊं कैसे? जी, मेरी जगह आपका पेन भी अटक जाएगा। देश के अंदर ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये देश के परिप्रेक्ष्य में, देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, और बीजेपी को फायदा होता है इसका। देखिए, ये आप थोड़ा प्रश्न दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं। मैं मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, इनकी अपनी पूजा पद्धति की इसमें अंतर मानता हूं, लेकिन हिंदू को उस तरह से मत देखो जिस ढंग से मुस्लिम बंधुओं को देख रहे हो। हिंदू कहते ही हिंदू में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है। हिंदू का इतना उदार चरित्र है। आप हिंदुओं के लिए आर्य समाजी पद्धति में जाओगे, जो मूर्ति पूजा के बजाय केवल यज्ञ में विश्वास करते हैं, तो हमारे धर्म में इतनी उदारता है। और उससे आगे बढ़ो, जिस देश की हम बात कहते हैं, हमसे तो अच्छा पाकिस्तान वाले हैं, कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान वाले, वो हिंदुस्तान वाले। जैसे अमेरिका में रहना अमेरिकन, इंग्लैंड में रहना अंग्रेज, ऐसे हिंदुस्तान में रहना हिंदू। उसमें गलत क्या है? हिंदू हमारा होना राष्ट्रीयता है। लेकिन समुदाय तो सभी रहते हैं ना। मैंने क्या कहा? हिंदू ही राष्ट्रीयता की अपने आप में ध्वनि आती है, तो स्वाभाविक रूप से ये हिब्रू शब्द का अपभ्रंश होकर के सिंधु की नदी के इधर के पास रहने वाले सभी हिंदू हैं। इसको आप पूजा पद्धति से मत देखिए, इसको उस भाव से भी मत देखिए जिस भाव से हमें भेद आता है। मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं। अभी हाल ही में हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी की अच्छी जीत हुई है, और आपका स्ट्राइक रेट, यानी जहां जहां आपने प्रचार किया वहां पर भी अच्छी सीटें आई है। और हरियाणा में जो जिसे अहीर बेल्ट कहा जाता है, वो बीजेपी ने स्वीप किया है, और ऐसा 2014 के बाद पहली बार फिर हुआ। क्या आप क्या आकलन करते हैं कि क्यों इतनी बड़ी जीत हुई हरियाणा में और महाराष्ट्र में? देखिए, ये सब जीत होने का एकमात्र कारण है पूरे देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के ऊपर है।
इसलिए हम उनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई हुई है तो ये माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हुई। और केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतीय का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा है। तो हरियाणा और बाकी के राज्य भी उसी का हिस्सा है। हरियाणा में कहा जा रहा था ना बीजेपी के लिए जीतना बड़ा कठिन है। मैंने क्या कहा, ये तो 2014 से हर बार कांग्रेस और उनके साथ वाले को नैरेटिव बनाते कि किसी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार फिर आई। नहीं, आप इसको क्या मानो, आप सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस नहीं मानती, 10 बार मत मानो, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है। लेकिन सीटें इस बार लोकसभा में कम रह गई थी ना थोड़ी। सीटें का सवाल नहीं, सवाल सीट का है। अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी के नाते से माननीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो क्या आप इसको नकार सकते हो? आप ना करोगे? ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2060 के बाद अगर तीसरी बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाते से शपथ ली है तो याद रखना उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी है, और हमें इस बात पे गर्व है। जी, इस नैरेटिव को बना करके लोग अपना चलाने लग गए थे कि बस बीजेपी के दिन गए, कांग्रेस आने वाली है, राहुल गांधी बस आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक करके उनकी डूबती नाव में कोई बैठने को तैयार नहीं है। कोई आज छोड़ रहा, कोई कल छोड़ रहा, कोई परसों छोड़ेगा। इसीलिए आप देखिए उनके साथ जितने लोग थे सबने धीरे धीरे उनका पिंड छुड़वा लिया है। अच्छा, छोड़ने छुड़ाने पर याद आया, ये कमलनाथ जी वाकई छोड़ रहे थे? क्या था वो किस्सा? देखो, मैं केवल एक कमल को जानता, वो मेरी पार्टी का चुनाव चुनने, मुझे और किसी की जानकारी नहीं। फिर भी अब आपने छिंदवाड़ा तो उनसे ले ही लिया है, 29 में से 29 आई है बीजेपी की। ये तो पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आपकी अगुवाई में। देखिए भाई साहब, कौन किससे लेता है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के पक्ष में, और उसका परिणाम रहा है कि क्या छिंदवाड़ा, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या छतरपुर, क्या टीकमगढ़, जहां भी जीते लाखों में जीते। कई कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आकर के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाजपा में अगर कोई आकर अपनी निष्ठा बताता तो हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आया ही नहीं उसकी बात क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि भाग्य की बात है, उनका नाम ही हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, जिस दिन भी आएंगे स्वागत कर देंगे, हमको क्या तकलीफ है। जी जी, तो मतलब आगे भविष्य में आ सकते हैं। मैंने क्या बोला, भविष्य कौन जानता, भगवान के अलावा। मुझे नहीं मालूम, शायद आप जानते हो तो मैं आपको बधाई दे देता हूं। जी, मेरा अगला सवाल है, देखिए सवाल ये, क्योंकि 29 के 29 कमल खिले लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन दिल्ली में 26 साल से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली चुनाव को लेकर अब चुनाव की घोषणा होने ही वाली है, 26 साल से सूखा है विधानसभा के अंदर, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। क्या लगता है आपको? आपके नजर में एक थोड़ी चीज अटक रही, मैं बताता हूं। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाने के साथ से लेकर के दिल्ली की सातों सीट लगातार भाजपा के पास है। आपको ये दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल, ये है भाजपा और ये है प्रधानमंत्री का अपना काम। लोकसभा जीत रहे, विधानसभा नहीं जीत पा रहे। राज्यों के चुनाव को लेकर के मैंने कहा है, जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उसके धीरे धीरे सारे के सारे पत्ते खुलते जा रहे हैं। नाई बाल कितने ठहर अभी सामने आते हैं। आप दुकान में बैठे हो, महीने भर बाद रिजल्ट बता देंगे क्या हो रहा है। सब भाजपा में आने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनने वाली है। कुछ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस बार हार जाएंगे? हम क्यों नहीं हारेंगे? अगर उनके बताइए, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया। इस देश का दुर्भाग्य है, राज्य के मुख्यमंत्री मतलब राज्य का प्रथम नागरिक, और हम ओथ लेते हैं माननीय, और उनकी तो पार्टी और बड़ी वाली थी जिनने कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ रहेगी, लेकिन इतने बड़े आरोप लगने के बाद किस भाव से वो जेल में रहते वो मुख्यमंत्री रहे, ये उनका सवाल नहीं था। माफ करना, ये दिल्ली के एक एक वोटर का अपमान उनने किया है कि हमने इसलिए नहीं दिया था वोट कि हमारे वोट में जाने वाला जेल काटे और बेशर्मी से इस्तीफा नहीं दे। इसका हिसाब दिल्ली की जनता चुकता करेगी, ये मैं गारंटी दे सकता। पर कहीं संविधान में तो लिखा नहीं हुआ कि आप जेल जाएंगे तो इस्तीफा देना चाहिए। तो संविधान में यह भी नहीं लिखा था कि वो शपथ लेकर के किसी बेशर्मी पे किसी सीमा तक चले जाएंगे।
उनके पहले कई सारे नैतिकता के आधार पर कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आडवाणी जी अभी हैं, केवल लाल डायरी में नाम लिखा था, वो भी पूरा नहीं लिखा था। एल के का अर्थ कुछ भी निकल सकता था, लेकिन उन्हें ऐसी बात पे से अपने सांसद पद से भी इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हूं। ये उदाहरण उनको दिखना चाहिए था। हमारी पार्टी के एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे भरे पड़े, लेकिन न तो वो कांग्रेस के ना बीजेपी के, किसी उदाहरण के बजाय उनने कहा कि ये संविधान की गलियां ढूंढते हुए, ये वही लोग थे जिनने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली, मैं अपने घर वालों को किसी को आगे नहीं करूंगा, मालूम पड़ा किसको आगे किया, मैं किसी हालत में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है, आज जमानत पे कौन है, मैं जमानत नहीं लूंगा, जमानत लेके क्यों बाहर आ गए, मैं लंबी फेहरिस्त बता सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उन पे बोलना भगवान बताए, उनकी आत्मा जाने और वो जाने, अपन अपने राज्य से मतलब अपने क्या लेने देना, जनता अपने आप हिसाब चुकता कर देगी। जी, प्रधानमंत्री ने जो शब्द बोला है कि वो चाहते तो अपना भी शीश महल बनाते, लेकिन उनने अपना खुद का मकान नहीं बनवाया। इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना विजन और ये उनका तरीका। वो 3 करोड़ नए बनाने का संकल्प भी ले लिया। क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सारे लोगों के जीवन बदलने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दिल्ली अलग थोड़ी है। दिल्ली के लिए तो सबसे ज्यादा प्रेम है। आज दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हुई है, पाप किसके माथे? इन्होंने ही गए बार चुनाव में सब कहा था कि बस ये 5 साल कम पड़ गए, अगले 5 साल में दिल्ली की यमुना जी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वहां हिमालय से निकल रही यमुना जी। वो हिमालय तो छोड़ो, पता नहीं किस तरह की दुनिया में आज भी हैं, लेकिन सिवाय झूठ बोल के सगुफा चलाने का। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उन पे बोलना अब ज्यादा पर्याप्त है, इतना कि किसी और राज्य के अब तो वो उस स्थिति में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। क्या कहना चाहते हैं? डेवलपमेंट को रोक देता है। एज अ सीएम व्हाट इज योर थॉट? देखिए, दोनों बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप रक्षाबंधन पे अपनी बहन को आपकी सुविधा के हिसाब से आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए रक्षाबंधन में देना, तो आप 1 लाख रुपए देते होगे। कोई गरीब आदमी को 10 रुपए देने की इच्छा होती है तो 10 रुपए देता है। कोई के पास कुछ नहीं तो गुड़ की कोई डली खिला करके उसके साथ अपने संबंध निभा लेता है। ये हमारे देश का कल्चर है कि हम अपने इन सारे व्यवहार में, आपस के संबंधों में हमारे उस भाव को निर्भर करें जिस प्रकार की आपकी वित्तीय क्षमता है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर के अगर हम अपनी बहनों को कुछ मदद करके उनके जीवन में खड़े होते हैं तो ये आप मान के चलिएगा, हमारे पुरुष आधारित समाज में अभी ये थोड़ी कमजोरी है। लेकिन बहनों के साइड से मैं बता सकता हूं, अगर पुरुष 100 रुपए कमा के घर में पहुंचता है तो 25-50 रुपए उड़ा देगा, लेकिन बहन 1 रुपया भी फालतू उड़ाना नहीं चाहती है, पूरे घर पे कुर्बान कर देती है। ये बहनों की आदत, हमारी संस्कार है, इसलिए उसका सम्मान करने की जरूरत। उसको मिलने वाला 1 रुपया भी, ये बोलना बहुत सरल है। कहीं और मैं माफ करना, जिस मंच से बात कर रहे हैं वो गरीब बहनें जिनके घर में आज भी इस बात के लिए 100 रुपए का भी महत्व है, जब उनके हाथ में 1250 जाते हैं, वो मतलब आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। पूरे परिवार के लिए 1-1 रुपया बचा करके जो जिंदगी बदल रही है, आने वाला समय बताएगा ये राशि से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। जी, ये विपक्ष का आरोप है कि 11 महीनों में 40,500 रुपए का कर्ज आपकी सरकार ले चुकी है। आपने ये देखा नहीं कि हमने खर्च कितना किया है? 11 महीने के अंदर जी हमारे द्वारा 3.25 लाख करोड़ का खर्च विकास के लिए किया गया। ये आंकड़ा भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए, आपका मकान बनाने के लिए आप बैंक से कोई लोन लेते हैं जी, तो बैंक से लोन लेने के लिए बैंक आपके मालूम पड़ा कि आप 50 लाख का मकान बना रहे हैं, तो बैंक आपको किसी हालत में 30 लाख से ज्यादा मंजूर नहीं करेगा। 20 लाख तो आपको मिलाने पड़ेंगे। एक मिनट जी। और 20 लाख मिला के आपका जो असेट्स रहेगी, आज आपको 30 लाख की किस्त हो सकता है 5,000 रुपया महीना लग रही हो, लेकिन आज जो 5,000 दे रहे हो, ये कल 5,000, परसों 5,000, सब मिला के आज जो रुपये का अवमूल्यन धीरे धीरे होगा,
आने वाले समय में ये 30 साल का लोन लोगे, 20 साल का लोन लोगे, तो ये 5,000 ऐसा लगेगा जैसे 500 रुपए लिया आपने। तो हमारे राज्य को अगर आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए हमको अपनी वित्तीय व्यवस्था में हमको इनकम टैक्स की दृष्टि से भी कुछ कर्ज भी लेना पड़ेगा, लेकिन अपने वित्तीय संसाधनों के बलबूते पर जो गाइडलाइन है भारत सरकार की जी, उस गाइडलाइन के अंदर भी रहना पड़ेगा। इसके प्रमाण कैसे हैं? इसके प्रमाण है कि एक बार भी भारत सरकार, माफ करना, मोदी जी का शासन इतना सुशासन के लिए जाना जाता है, अगर उस सेंसेक्स को कोई भी पार करता है, चाहे किसी भी दल का सरकार, हमारी दल की सरकार हो, तब भी वो बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी हालत में उसके अंदर रखना और उससे आगे बढ़कर एक भी बार परेशान हो रही है एक भी कोई योजना को हमने फाइनेंशियल क्राइसिस के आधार पर बंद नहीं किया, सारी योजना चलाई। दूसरा, हमारे द्वारा किसी भी योजना के लिए कभी बैंक में ओवरड्राफ्ट की नौबत नहीं आई, हमारे पास हमेशा सरप्लस फंड है। इसका मतलब है हम सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे अपने भविष्य के लिए इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या कांग्रेस परेशान है कि कर्ज वापस कैसे होगा? कांग्रेस परेशान है कि कर्ज वापस कैसे होगा? कांग्रेस ने हमेशा कर्ज डुबाने का धंधा करा, तो ये उनसे पूछो, वो उनके अपने जैसे तरीके थे। कांग्रेस ने कभी इस तरह से राज्य किए ही नहीं है। आपका अंदाज लगा, आपको एक आंकड़ा देता हूं। जी जी, कांग्रेस के जमाने में पूरे राज्य का जब 2 ही साल हुए थे, छत्तीसगढ़ अलग गए, कांग्रेस का कुल बजट 20,000 करोड़ का था। आज हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट मेरी सरकार में हुआ। तो आप बताओ ये कितना अंतर आ गया। कहां 1956 से लगा करके 2003 तक 20,000 करोड़, और कहां हमारे 2003-4 से लगा करके 2023-24 तक जी जी 3.5 लाख करोड़। और इसका आंकड़ा दूसरे ढंग से बताता हूं, हमारे पास 2003-4 तक इस राज्य के अंदर कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज की स्थिति में जब हमारी सरकार बनी तो 13 प्राइवेट और 17 गवर्नमेंट के, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने राज्य में संचालित हो रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमको यह संकल्प नहीं लेना पड़ेगा, और अभी 2 साल के अंदर हम 25 मेडिकल कॉलेज फिर चालू करने वाले हैं। ये हमारी सरकार है, ये हमको अपने आगे बढ़ने का तरीका। जी, मेरा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला है और वहां एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है। मकसद यह पता लगाना था कि वहां पर मंदिर है या फिर मस्जिद। इस विवाद को आप क्या कहेंगे, जो ये भोजशाला का विवाद चल रहा है? देखिए, फिर मैं इसमें मेरी मर्यादा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते से मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा, ये मेरे मर्यादा के खिलाफ रहेगा। लेकिन इतनी जरूर बात बोल सकता हूं, ये हमारे देश की विशेषता है। जुडिशरी सिस्टम पे हमारे सब नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है। अगर उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट कहीं भी जाकर के अपने मुकदमे को प्रारंभ कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। फिर जो न्यायालय मुकदमे का फैसला दे वो सबको मानना चाहिए। अब लोगों को इस बात का भी पेट में दर्द देता कि वो कोर्ट में ही क्यों गया। अरे भैया, कोर्ट में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? वो अपने हथियार लेके सड़क पे थोड़ी आएगा। तो कोर्ट पे तो भरोसा करो। अब जिनके यहाँ कोर्ट पे भरोसा नहीं, वो हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा फैसला एक पूरे देश में किसी चिड़िया ने पर नहीं मारा और धूमधाम से भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश हो गया। यह है शासन की व्यवस्था, और यह है हमारे माननीय मोदी जी के कुशल प्रशासक की पहचान। अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, संभल की बात हो रही है, भोजशाला की तो हमने बात करी। तो क्या जगह जगह खुदाई होगी? फिर दोबारा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके विषय आप उठा रहे हो वो सब न्यायालय में है। अगर वो मेरे अपने पास होते तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करता। बीजेपी और संघ के रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सवाल उठते हैं कि रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चलाते हैं, भगवाकरण कराते हैं। देखिए, ये वो सारी बातें हैं जी कि जब आप अपने जीवन में जिस बात को समझते नहीं उसके प्रश्न खड़े करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल काम क्या है, इस बात को आप समझोगे तो उत्तर मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल काम इस देश में राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना है। जी, तो क्या आप राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं बनना चाहेंगे? और उनका अंतिम लक्ष्य क्या, ये भी बता देता हूं। उनका अंतिम लक्ष्य केवल भारत माता की जय। तो मुझे गर्व है कि ऐसे संस्कार मुझे में भी आते हैं, तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो मैं पार्टी की लाइन पॉलिटिकल दृष्टि से लेता हूं। दोनों में कोई घालमेल नहीं है, और ये बात सब स्पष्ट है। जी,
आपने श्री कृष्ण पाथीय न्यास का गठन किया है और आरोप यह है कि यह हिंदुत्ववादी है। देखिए, अब ये देश की पहचान भगवान राम भगवान कृष्ण से है कि नहीं है, प्रश्न यहां से खड़ा होगा। और जब भगवान राम हमारे देश के आदिकाल से सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के नाते से सबके बीच दिखाई देते हैं, तो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि भगवान राम और कृष्ण के जीवन के कई सुखद प्रसंग इस देश में फैले हुए हैं। और इस देश में मध्य प्रदेश आता कि नहीं आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। ऐसे में भगवान कृष्ण अगर कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता स्थापित करते हुए, पहले तो दुनिया का यही आश्चर्य है कि भगवान कृष्ण को कंस को मार रहे हैं लेकिन सत्ताधीश नहीं बने, ये उनका कितना उज्जवल पक्ष है। और दूसरा बड़ा पक्ष है कि वो 11 साल की उम्र में उन्होंने पराक्रम कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा को महत्ता दी और वो उज्जैन सांदीपनि आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो क्या हमको तीर्थ के रूप में, आदर्श के रूप में सांदीपनि आश्रम का विकास नहीं करना चाहिए? एक निवेदन। तो एक तरह से भगवान कृष्ण ने सुदामा से जहां दोस्ती की, तो गरीबी अमीरी की दोस्ती का सबसे श्रेष्ठ स्थान नारायणा बना। तो ऐसे जो जो स्थान पे वो आए गए, इनको हम तीर्थ के रूप में या पाथेय के रूप में बनाते हैं, तो ऐसे में दूसरे के पेट में क्यों तकलीफ होना चाहिए? हमारे अपने हमारे आराध्य है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण के ये पक्ष समाज के बीच में आज भी नए सिरे से जाना चाहिए। तो उसमें अच्छी बातों को स्थापित करने में भगवान कृष्ण के मानने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था है और होना भी चाहिए। ऐसे में हमको उनका पाथेय बनाने में तकलीफ क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तकलीफ के कारण बता देता हूं। अब आपने एक ऐलान कर दिया कि हर पर्व आप सामूहिक रूप से मनाएंगे, उसमें मकर संक्रांति है, गीता जयंती है, गुरु नानक जयंती है, हर जिले में गीता भवन बनवा रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो पूरा भगवाकरण ही है, ये तो हिंदुत्व का एजेंडा है। मेरे को एक बात बताओ, सरकार समाज का प्रतिबिंब है कि नहीं? तो समाज मनाता गीता जयंती, समाज मनाता मकर संक्रांति, समाज मनाता जन्माष्टमी, तो सरकार अलग क्यों खड़ी रहेगी? सरकार क्यों नहीं मनाएगी? कोई इस बात में रोकेगा तो हम तो 10 बार मनाएंगे, वो उनको पेट में दुखेगा तो 10 बार दुखे, इससे चिंता। अरे समाज जो कर रहा है, सरकार उसमें सहयोग कर रही, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? गूगल खोल के देख लेना। मुझे गर्व है, दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजन पे पढ़ी जाने वाली पुस्तक गीता है, और इसलिए हमें इस बात का गर्व है। अच्छा, मैं आजकल सबके पास डिजिटल वॉच है, आपने वैदिक घड़ी लगवा दी। 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं, इसलिए एक साल में 4 बार आने वाले 27 नक्षत्र, अर्थात हमारे कोई संत भी कितने साइंटिफिक है, कोई साधना करता है, अपने आगे 108 लगाता है। तो जिसने 1 साल तक साधना की तो वो 108 लगाएगा, और जिसने 1 साल से ज्यादा साधना की तो 1008 लगाएगा। अब हमारे संतों को कोई मजाक बनाता तो कितना दुख होता है। नक्षत्रों की गिनती करके आप बताइए, ग्रहों की दशा देखने के लिए पूरी दुनिया ने, गैलीलियो जब तक दूरबीन नहीं लाया तब तक इनको ग्रहों की मालूम नहीं थी। पूरे देश में कोई भी सत्यनारायण की कथा, नवग्रह की पूजा होती कि नहीं होती है? ये गौरवशाली संस्कृति हमारे देश की है। कोई तीज त्योहार, कोई व्रत संपन्न, कोई विवाह प्रसंग नवग्रह की पूजा के बिना पूरा नहीं होता। ये हमारे गौरवशाली पक्ष है। ऐसे में हमारी तिथियों को निकालते हुए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आज का, 10 साल बाद का, 100 साल बाद का, 500 साल बाद का, वो हमारी वैदिक गणित से 1 मिनट में निकलता है। ये जो रात को 12 बजे समय बदलने की बात है, ये कौन सी साइंटिफिक बात है? सारी प्रकृति या तो सूर्योदय से चालू होती है, या उल्लू महाराज भी आते तो सूर्योदय के बाद आ जाते हैं, ये मध्य रात्रि में कहां से आ जाते हैं? तो जिनको इस बात की समझ नहीं है, वो आज भी इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम से टाइम मिलाते हैं। ये वैदिक घड़ी उनको जवाब है कि भैया 12 बजे कोई नहीं जगता, हम गलतफहमी में, या तो सूर्योदय में आ जाओ या सूर्यास्त में आ जाओ। हमारे देश में ये शुरू से परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर समझने की जरूरत है। दुनिया के अंदर समय की सर्वाधिक शुद्धता की गणना 300 साल पहले तक भारत, और भारत में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उज्जैन से होती है जी। और महाकाल बाबा का मतलब ही, महाकाल बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में से है जी। लेकिन सही अर्थ में महाकाल में काल मतलब समय की नगरी है। तो समय के देवता है वो, समय की नगरी है उज्जैन। और इसलिए 300 साल पहले तक दुनिया में सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना कहीं होती थी तो वहां से होती थी। और आज भी, अब तो जीपीएस बन गया फिजिक्स में,
आप देखिए पृथ्वी अपने अक्ष से 23.26 अंश झुकी हुई है। आप जीपीएस से उठा के देख लो, वो आपको उज्जैन और उज्जैन के पास एक डोंगला में हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई, वहां 23.26 अंश पे 1 मिनट में दिखा देगा। अर्थात वो हमने जो कहा था वो साइंटिफिक था, लेकिन चूंकि 300 साल पहले हम गुलाम थे, फ्रांस उस समय उत्कर्ष पे था, तो 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस से दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय होता रहा। फिर अंग्रेजों का समय आया तो वो अंग्रेज अपने इस सम्मान को अपने यहां खींच के ले गए और वो अपने ग्रीनविच से समय बता रहे हैं। लेकिन 70 साल हो गए, आज 75 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आज भी अपने गौरवशाली पक्ष को लेकर के। लेकिन मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, वो समय शुद्धता का यहां आना चाहिए। इस अभियान में भारत सरकार के साथ हम भी बात कर रहे हैं और इस मामले में भारत के आसपास के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, ये सब भारत के विद्वान इस बात पे भारत के विद्वानों के साथ है कि आज नहीं तो कल शुद्ध के समय की गणना भारत में होगी और वो भारत में से मध्य प्रदेश और उज्जैन में होगी। हमें इस बात का आनंद जी। इसलिए वैदिक घड़ी अब उज्जैन में बन जाए। वैदिक घड़ी जैसे हमारे पास 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 60 मिनट के 1 घंटे को आप 24 घंटे में डिवाइड करो तो लगभग वो 1350 मिनट के ऊपर आते हैं जी। तो हमारे पास एक जो मुहूर्त है वो 44 मिनट का है। तो 44 मिनट के मुहूर्त के आधार पर अगर अपन कैलकुलेट कराएंगे तो वो हमारा बराबर 24 घंटे के अंदर का हिसाब लगाएगा कि सूर्योदय का सही समय क्या है। तो हमने सूर्य से अपने समय सिद्धांत की गणना की और दुनिया में 2 ही प्रकार की गणना होती है, या तो सूर्य गणना या चंद्र गणना। अभी हम नादानी में से इस बात को नहीं लाते हैं। अंग्रेजों के 12 महीने के दिन आप निकालना, रिकॉर्ड आपको गूगल से भी मिल जाएगा। अंग्रेज खुद पहले 10 महीने का साल मनाते थे, उसके पहले 8 महीने का मनाते थे। हमारी देखा देखी करते करते अब वो 12 महीने का मनाने लगे। तो आप जिनको जब समझ में आए, जब जागे तब सवेरा, तो हम तो जागे हुए, हमको क्या चिंता है, हमको तो बोलनी पड़ेगी। जी, मेरा अगला सवाल है, बहुत बड़ा विषय है यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है। 40 साल बाद ये डंप हो रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ये डंप हुआ, लेकिन इस पर पॉलिटिकल विवाद विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब अतीत के कांग्रेस के ऐसे पाप है कि उनके, सरल भाषा में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके बाप दादाओं ने बोए बीज थे जो हम सब भुगत रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के शासनकाल में यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में निर्बाध गति से शहर के बीच वो चलता रहा। लापरवाही से चलने के बाद गैस रिसी तो लाखों लोग मारे गए। उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो फैक्ट्री चला रहा था उसको भगाने का और मौका दे दिया। 20 साल तक वो घटना के बाद भी उसका 20 साल में कितना दुष्परिणाम हुआ होगा, कितना वो विषाक्त है, जो आज हमको समझा रहा है कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये उस समय कहां गए थे? अपने अतीत के पुरखों को भी माफी मांगना चाहिए कांग्रेस वालों। लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी, मेरा निवेदन तो सुनो जी। 25 साल बाद ये अपने, अभी आज की स्थिति में भी 10 साल पहले 2013-14 में, 2013-14 के पहले 2010 में कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह निर्णय किया कि इसको पीथमपुर पहुंचाना चाहिए और उनके ही मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया कि हाँ इसको जला दो। तो हमने तो उस निर्णय के आधार पर बढ़ते हुए कोर्ट में सारे निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज में हाथ डाल करके सबको निजात दिलाने का प्रयास किया, तो अगर इसको वो गलत कह रहे तो ये जनता उनसे जवाब मांगेगी ये पाप किसका था और आज तक ये पड़ा क्यों रहा है। तो आज, और माननीय न्यायालय इसका गवाह है, आज मुझे धन्यवाद है उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस बात के लिए माना कि हाँ आपने अपनी तरफ से जो हमने आदेश दिया उसका आंशिक पालन कर लिया है। लेकिन 6 सप्ताह का समय दिया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी को भी कहना हो तो 6 हफ्ते के अंदर कह दे कि इसका निस्वारण कैसे करना है। और साथ ही साथ जो भ्रम फैलाएगा वो कोई भी हो, उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि वो कोर्ट के संज्ञान में रहेगा, माफ करना,
वो मीडिया हो या कोई भी हो, कोर्ट उससे भी निपटने में सक्षम रहेगी। मुझे गर्व है कि कोर्ट ये फैसला दे रही है और हमारे अभी तक के स्टेप को उन्होंने सही माना है। जी, आप ब्रिटेन जर्मनी गए थे हाल ही में और वापस 60,000 करोड़ के निवेश की बात हुई है। भोपाल में ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं प्रदेश के लिए और खासतौर पर यूथ के लिए यहाँ के? आपको एक आंकड़ा बताता हूं। जी, दुर्भाग्य से हमारे इस प्रदेश का 1956 में प्रदेश बना है जी, और 1960 में इस राज्य के आकलन के आधार पर देश के बाकी राज्यों में गरीबी का स्तर जो माना गया था, उस स्तर से खसकते खसकते 2003-4 तक ये 80 पॉइंट से खसक करके 40 के अंदर आ गया। और इस देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा था जहां सड़क, बिजली, पानी, सारी स्थिति में मध्य प्रदेश बहुत गर्त में चला गया। लेकिन 2003-4 के बाद आज मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है, सड़कों से अच्छा हुआ है, सब प्रकार के अपने अन्न में भी हमने हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ करके, अगर हमने अन्न भंडारण में भी अपनी पोजीशन बनाई, दूध उत्पादन में पोजीशन बनाई, तो ये आज अपनी प्रोग्रेस का जो बड़ा कारण बना है। लेकिन आज भी ये मान के चलो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी हो गई, जी जी जी, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में भी हमारी काफी गुंजाइश है। तो हमने अभियान चलाया अपनी सरकार बनने के बाद, संभाग में भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करा रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को सफल करने के लिए देश के बाकी राज्यों में जहां बेहतर उद्योग है, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, अब छोटी छोटी बात, हमारे यहां 50,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो आईटी को समझते हैं, लेकिन इनको आईटी के लिए बेंगलोर जाना पड़ता, किसी और राज्य में जाना पड़ता। तो हमारा युवा क्यों बाहर जाना चाहिए? उनको सबको यही रोजगार मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को उपलब्ध अवसर दिलाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर हम पूरे राज्य को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है 2028 में, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या यहां से भी काफी लोग, मध्य प्रदेश के वासी भी प्रयागराज जाना चाहेंगे? उनके लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए ट्रेन तो चली रही है, सिंहस्थ की क्या तैयारी है? देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से हमारे लिए कुंभ मेला, सिंहस्थ मेला है। और जैसे वहां वृश्चिक राशि में अगर कुंभ प्रवेश करते तो वहां कुंभ होता है, हमारे सिंह राशि में बृहस्पति का आना होता है तो सिंहस्थ होता है। दोनों का अर्थ ही है कि ये विश्व के सबसे बड़े मेले में है। मुझे गर्व है कि ये 2028 में जब आएगा, तो अभी हम 2025 में प्रयाग में हमारे यहाँ से आने जाने की प्रबंधन भी कर रहे हैं, हमारा स्टॉल भी लगा रहे हैं, हमारे अधिकारियों को भेज भी रहे हैं। आने वाले समय में अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ उज्जैन का लगेगा, इसके हम सारे प्रबंधन कर रहे हैं, ये पक्का जी। लेकिन कुंभ को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है, वक्फ पर आपकी राय क्या है? क्योंकि अब तो प्रयागराज के महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, कहा है ये वक्फ की जमीन है जहां पे कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। मैं तो इतना ही जानता हूं, इस देश की बहुसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों साल के हमारे संबंध है, और अगर किसी को कुछ बात लगती तो न्यायालय सबके लिए है। हर बात को पॉलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस के लोग अगर मैदान में ला रहे हैं तो कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए होगी, केवल एक ही वर्ग के वोट वो चाहती, दूसरे वर्गों को कब तक नीचा दिखाएगी? ये कांग्रेस हिंदुओं को कब तक नीचा दिखाएगी? कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता हूं। जी, लेकिन संतों का एक बड़ा वर्ग है, वो कहता है कि कुंभ में जो नॉन हिंदू हैं उनकी एंट्री क्यों होनी चाहिए, और खासतौर पर मुसलमानों की एंट्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमारे सोचने का अंत जहां होता है वहां से आगे संत दिखाई देते हैं। वो तो सबके श्रेष्ठता की बात करते, तो हमने जैसे सूर्य की ऊर्जा पे कभी हमारा कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। इसलिए संत समाज की श्रेष्ठता के, उनके विचार प्रवाह की और हमारे यहाँ के विचारों की अभिव्यक्ति का परिणाम ही ये है। तो संत समाज के विचारों को लेकर के हमको उनके बारे में तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनकी अच्छी बातों को आत्मसात करने का मौका मिले जरूर करिए। विनो रानी सवाल पूछना चाहती है।
सुधीर अच्छा, बिन्नू रानी भी है क्या? जी जी जी। देखना बेटा। मुख्यमंत्री जी राम राम पहुंच जाए। राम राम। हमें चीनो के नहीं चीनो। अरे तुम इधर आ जाओ, चीनो। तो आजा आजा। ये हमारी छोटी बेटी है, बड़ी होशियार है और बहुत जबरदस्त इसकी फॉलोइंग है। वाह। हमें चीनो है कि नहीं चीनो? बेटा थोड़ा मेरे को हिंदी में बता देना। चीनो मतलब पहचाना, यही ना? हमें पहचाना। हाँ, पहचान ले। आप बिल्कुल बुंदेलखंडी नहीं आओ। अरे बेटा मैं बुंदेलखंड में जाता हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, अभी थोड़ा बच्चा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी जी पैसा या बहनों ने पैसा दे 1200 योजना बहुत सारी लगी। कैसे पहले सब जने चटनी रोटी खाते हैं मम्मी, अरे अब रोज अच्छी अच्छी सब्जी बन के खा दी। देखो ये बेटी जवाब दे रही है। ये जवाब तो अच्छा काम कर रहा है। जो ये बात वो केन बेतवा नदी पे नहीं बोलोगी? है केन बेतवा नदी का आपको लाभ मिलेगा, खेती अच्छी हो जाएगी, वो नहीं बता रही? हाँ, केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वयं कह आ जाते अपने प्रधानमंत्री जी खजरा में। आप तो खुद आए थे। देखिए जोरदार धन्यवाद। और आप सटाई आए थे ना? हाँ, हाँ। हमने आप देखो तो गाड़ी में बैठे थे। अच्छा। हाँ। हम भीड़ में देख नहीं पाए बेटा, माफ करना है। हाँ, हम तो कहीं हमें कहीं ठाणे हो जाएगा गेल में, हम की ठाणा नहीं हो ना। आपसे फिर से मौका मिलो हमें आपसे मिलने को, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें कहा तो पता ही ना तो आप फिर से हमें मिल जाओ इतने अच्छे से। जी जी। ये बेटी हमारी बहुत बिंदास बोलती है, बहुत अच्छे से बोलती है और मुझे भी अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर के। बहुत हमने अच्छा। कहा तो मुख्यमंत्री जी भूल गए हुए, हमें ना पहचाना। अरे कभी भूल सकते बेटा, बिन्नू रानी को कभी आपको तो न्यूज 18 के माध्यम से इस समय पूरा देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको भी मुख्यमंत्री जी, आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश जो है वो एक मंच बनता जा रहा है। खास तौर पर सिनेमा जो है वहां पर बहुत शूट होते हैं, सिनेमा और वेब सीरीज बहुत शूट होते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, PS1, PS2, स्त्री 2, लापता लेडीज, आरक्षण, पंचायत वेब सीरीज। ऐसा मैग्नेट है मध्य प्रदेश के अंदर कि फिल्में बहुत शूट हो रही हैं। तो फिल्म की शूटिंग ज्यादा हो, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? देखिए, हमने अपने राज्य की पहचान देश दुनिया में बनाने के लिए, और परमात्मा की दया है कि प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध राज्य है। यहाँ वन के भी बड़े अच्छे क्षेत्र हैं, नेचुरल सभी प्रकार की चीजें हैं। ऐसे में आकर के हमारे बंधु कोई फिल्म बनाते हैं तो हमारी सरकार कई प्रकार से उनको मदद करती है, उनके रुकने के, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के, हमारे राज्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए ऐसे कई सारी योजना हमने चालू की है। और हम मान के चलते हैं कि फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। सभी प्रकार से हमारे अपने राज्य को पहचान मिले, जान मिले, रोजगार मिले, इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। अब एक एक लाइन में आपका जवाब चाहिए होगा। हम 3 फोटो आपको दिखाएंगे, आइए देखते हैं कौन कौन सी तस्वीर आ रही है। हमें भी नहीं पता किस किस की तस्वीर आएगी, आइए देख लेते हैं। टपरी पे आप चाय बना रहे हैं, एक लाइन में जवाब। ये चित्रकूट का मैं परिक्रमा कर रहा था, ये हमारी बहन वहां चाय बना रही थी। हमने कहा तुम चाय बना, मेरी श्रीमती भी थी साथ में, बड़ा मजा उसमें। तो हमने कहा लाओ हम भी आनंद। तो घर पे भी चाय बना लेते? वो तो मेरी परीक्षा हो गई थी यहीं पे। लेकिन देखो आपके सामने चाय तो बनाई हमने। जी, अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अब इनमें से बेहतर कौन है, मुख्यमंत्री दिग्विजय जी या कमलनाथ जी? अब ये मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इस नाते से मैं इनको जानता हूं। जी, पर बेहतर कौन है दोनों में से? मेरे को बेहतर से क्या लेन देना। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है? मैं तो इतना ही बोलता कि कोई दूसरा काम करे तो देश बहुत आनंद में रहेगा, ये इनके लायक राजनीति नहीं। जी, आखिरी वासुदेव कृष्ण, ये कृष्ण क्या है आपके लिए, एक लाइन में? कृष्ण सदैव मेरे लिए और आपके लिए नहीं, कृष्ण जीवन में सबके लिए। और कृष्ण ने जो भगवान ने कहा है, कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों बातों में कृष्ण आपको सदैव हर किसी के साथ दिखाई देंगे। कर्म अर्थात जीवन में जो भी विधानसभा